नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सीटेट का एग्जाम 7 जुलाई 2024 को होगा। उसी के लिए पेपर 2 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन के ऐसे क्वेश्चन यहां पर आपको करवाऊंगा जो कि वर्ष 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी सोशल साइंस के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को यहां पर आपको करवाऊंगा। आइए इस वीडियो को यहां पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, नवीकरण संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। यहां पर राइट आंसर जो होगा वितरण के आधार पर अगर बात करी जाए संसाधनों के वर्गीकृत की, तो यहां पर ऑप्शन इसका 4 यहां पर राइट आंसर होगा। सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन जो कि वितरण के आधार पर संसाधनों के प्रकार हैं। सर्वव्यापक का मतलब होता है सभी जगहों पर व्याप्त संसाधन, यानी कि सभी जगहों पर उपलब्ध संसाधन को ही सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। स्थानिक संसाधन कुछ विशेष ही स्थानों पर ही मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इन सभी संसाधनों के प्रकार जो कि परीक्षा में हर बार संसाधन टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करी जाए वास्तविक संसाधन की, वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी जो मात्रा होती है वो मात्रा निश्चित होती है, ठीक है। और संभाव्य संसाधन जिनकी संभावना हो किसी क्षेत्र में, ऐसे संसाधन को संभाव्य संसाधन कहा जाता है। वहीं अगर बात मैं करूं नवीकरण संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नवीकरण संसाधन वे संसाधन जो कभी नहीं समाप्त होते हैं, कभी ना समाप्त होने वाले, यानी कि ना समाप्त होने वाले संसाधन को क्या कहा जाता है? नवीकरण संसाधन कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आपकी जल ऊर्जा आ जाएगी, पवन ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी। ये ऐसे संसाधन हैं या स्रोत हैं जो कि कभी ना समाप्त होने वाले स्रोत होते हैं, जिनको नवीकरण संसाधन के नाम से जाना जाता है। अगर वही बात मैं करूं अनवीकरण संसाधन की, ये संसाधन समाप्त हो जाते हैं, यानी कि ये जल्दी समाप्त होने वाले संसाधन को अनवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, ये कैसे संसाधन है? ये जल्दी समाप्त होने वाले संसाधन है जिनको अनवीकरण संसाधन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन की। जैव संसाधन क्या होता है? जिनमें क्या होता है? जीवन होता है, जैसे कि पेड़ हो गए, पौधे हो गए, जीव हो गए, जंतु हो गए, मनुष्य हो गए। ये कैसे संसाधन है? ये जैव संसाधन है। और अजैव संसाधन क्या होते हैं? जिसमें जीवन नहीं होता है, यानी कि जो निर्जीव होते हैं। कैसे होते हैं? जो आपके निर्जीव होते हैं उनको क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे आपकी ईंट हो गई, पत्थर हो गए, चट्टान हो गए, ये सभी आपके निर्जीव होते हैं, ये आपके अजैव संसाधन कहलाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ बता दिया। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन जो कि वितरण के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको करना क्या है? वायुमंडल की जो परतें हैं उनको सही क्रम में लगाना है, मतलब कि नीचे से आपको ऊपर की ओर जाना है, नीचे से आपको ऊपर की ओर जाना है। सबसे पहली परत कौन सी होती है? सबसे जो पहली परत आपकी होती है उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल किसमें है आपकी? इसमें है ऑप्शन यानी 2 में है, और उसके बाद में किसी में भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 इसका राइट होगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। चलिए इन यहाँ पर जितने भी ये परत आपकी दी गई वायुमंडल की, इन परतों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी मिलान वाले भी पूछे जाते हैं और कथन के रूप में भी पूछे जाते हैं, कारण और कथन में भी पूछे जाते हैं। इन सभी को यहाँ पर आपको बताऊंगा। चलिए आपको बता देता हूं। अगर बात करी जाए क्षोभ मंडल की, किसकी? क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम की सभी प्रकार की घटनाएं किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी? वहीं मैं अगर बात करूं मैं समताप मंडल की, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? हवाई जहाज उड़ते हैं। किस कारण से उड़ते हैं? क्योंकि इसमें मौसम की कोई भी घटना नहीं होती है। और समताप मंडल को
ओजोन लेयर यानी कि ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। किसमें? समताप मंडल में। अगर मैं बात करूं मध्य मंडल की, किसकी? मध्य मंडल में क्या होता है? जो उल्का पिंड होता है, क्या होता है? उल्का पिंड आने पर ही जल जाता है। उल्का पिंड जल जाता है। किसमें जल जाता है? मध्य मंडल में जल जाता है। अगर मैं बात करूं बाह्य वायुमंडल की, इसमें क्या होता है? रेडियो की जो तरंगे हैं वो इसी में मतलब कि परावर्तित होती हैं। रेडियो की जो तरंगे होती है वो वाली, ठीक है। अगर मैं बात करूं बहिर्मंडल की, इसमें तमाम प्रकार की आपकी गैसें पाई जाती हैं। चलिए यहाँ पर आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? राइट आंसर यहाँ पर होगा गुरु अंगद। ऑप्शन यहाँ पर 2 राइट आंसर होगा, गुरु अंगद। बात करते हैं अब यहाँ पर अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग थी? महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। राइट आंसर होगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1, महिलाओं के लिए मताधिकार। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? सही कथन को आपको यहाँ पर बताना है। ये क्वेश्चन जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन परीक्षा में आपके कई बार पूछा गया है, घुमा घुमा के पूछा गया है। आपको यहाँ पर सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। आईने अकबरी की यहाँ पर बात करी गई है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा। ये चीज यहाँ पर आ चुकी है, अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में, 3 जिल्द का मतलब होता है 3 भाग में उसने लिखा। इसका शीर्षक है अकबरनामा। कौन सा शीर्षक है? अकबरनामा है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का वर्णन है, पहली जिल्द में, और दूसरी में अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराएं, संस्कृतियों का भी वर्णन मिलता है। आईने अकबरी को सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी वितरण। यहाँ पर आपने नहीं समझ पाया होगा। अब मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। आपकी एक पुस्तक है अकबरनामा, ठीक है। अकबरनामा जो है वो 3 भागों में विभाजित है। फर्स्ट भाग, सेकेंड भाग और आपकी थर्ड भाग। थर्ड वाले भाग को क्या कहते हैं? आईने अकबरी कहते हैं, थर्ड वाले भाग को। अकबरनामा की रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है। किसने? अबुल फजल ने इसकी रचना की है, जो कि अकबर का मित्र था और दरबारी कवि भी था। ठीक, आपने यहाँ पर समझ लिया। पहली वाली में अकबर के पूर्वज हैं, दूसरी वाली में अकबर के शासनकाल का वर्णन है, तीसरी वाली में उसमें फसल है, कीमत है, मजदूरी है, राजस्व है, यानी कि सभी चीजों का वर्णन है आपकी आईने अकबरी में। अब आते हैं क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। यह अकबरनामा के शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। आईने अकबरी पहली जिल्द नहीं है, ये तो आपकी तीसरी जिल्द है, मैंने अभी आपको बताया। इसमें अकबर के पूर्वजों, अकबर के शासन की घटनाओं नहीं, पूर्वज का वर्णन आपकी पहली जिल्द में देखने को मिलता है। यह मिर्जा हाकिम के द्वारा नहीं लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? मैंने अभी आपको बताया है, अबुल फजल। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा यह लिखा गया है। बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन 4 की, जो कि यहाँ पर राइट आंसर होगा। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। 4 वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा लिंग यानी कि जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कई वीडियो में करवाया है। महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। ठीक है, तो इसमें चुनौती कौन देता है रूढ़िबद्ध धारणा को? महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। सभी लोग अक्सर कहते हैं ये तो एक चुनौती नहीं है, ये तो एक धारणा है।
महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, यानी कि वो फैशन में परस्त होती हैं, ये भी एक धारणा है महिलाओं के बारे में। महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, ये आपकी एक चुनौती देती है, ठीक है। महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, ये भी अक्सर लोगों के द्वारा कहा जाता है, ये भी एक रूढ़िबद्ध धारणा है। जो चुनौती यहाँ पर देता है, चुनौती आपका ऑप्शन थर्ड देता है, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कौन निर्धारित करता है। यहाँ पर इसका राइट जवाब होगा समय निर्धारित करता है। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कौन निर्धारित करता है, समय निर्धारित करता है। जैसे कि यहाँ पर बात की गई है मृदा की, ठीक है, तो यहीं से एग्जामिनर ने क्वेश्चन सीधा उठाया है। यहाँ पर लिखा है समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। कौन, यहाँ पर दिया गया है समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को क्या करता है, निश्चित करता है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण को दर को प्रभावित करते हैं। उच्चावच, तुंगत्ता, ढाल मृदा के संचयन को निर्धारित करते हैं। जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारंगमता को निर्धारित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है कि रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। रक्षक मेखलाएं किसमें मदद करती हैं, ये जो मदद करती हैं ये करती हैं किसमें मदद करती हैं। बढ़िया क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। यहाँ पर राइट आंसर होगा पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, यानी कि पवन की गति, यानी कि जब हवा चलती है तेज से तब मिट्टी का जो कटाव होता है उसको रोकती है रक्षक मेखलाएं। यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षा में बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी कुछ पॉइंट आपके लिए लेकर मतलब कि यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। जैसे वेदिका फार्म अगर आपसे पूछा जाए, चौड़े समतल सोपान या वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। वेदिका फार्म कहाँ पर बनाए जाते हैं, ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, ठीक है। और समोच्च रेखीय जुताई ये पहाड़ों पर की जाती है, समांतर जुताई, ठीक है, जिससे नीचे बहते जल के जरिए प्राकृतिक अवरोध निर्माण करती है। अब बात करते हैं रक्षक मेखलाएं, यहीं से क्वेश्चन भी बना है जिसको मैंने अभी आपको करवाया है। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति के रोकथाम के लिए, किसकी गति के लिए, पवन की गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। यही क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया है जिसको मैंने यहाँ पर आपको करवाया है। यही वाला रक्षक मेखलाएं मदद करती है, किसमें करती है, पवन की गति को रोकने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि एवं वन के लिए उपयोग, ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार आपको कराया है। चलिए पुनः भी करा देता हूं क्योंकि परीक्षा में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। भूमि का उपयोग केवल शब्द आ गया है इसलिए गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, जो भूमि आपकी होती है, भूमि का केवल उपयोग कृषि में होता है और वन में ही होता है। हम लोग कहाँ पर रहते हैं, भूमि पर ही तो रहते हैं। घर मकान है, औद्योगिक चीजें हैं, कारखाने, ये सभी भूमि पर ही मतलब कि निर्माण किए जाते हैं। सड़क आपकी होगी, रेलवे लाइन हो गई, केवल इसमें कृषि और वन नहीं उगाए जाते हैं बल्कि ये तमाम प्रकार की चीजों के लिए भी होती है, इसलिए यहाँ पर गलत होगा। भूमि का उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है, स्थलाकृति के द्वारा नहीं निर्धारित होता है। ये ताप के द्वारा, दाब के द्वारा, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। और किसके द्वारा, समय के द्वारा इसकी मोटाई भी निर्धारित होती रहती है। ये भी यहाँ पर गलत होगा। गलत है यहाँ पर दोनों कथन यहाँ पर गलत हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ आपको कंफ्यूज कर सकता है लेकिन यहाँ पर आपको समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। तैराक क्या होते हैं, जो समुद्र में तैरते हैं, नदियों में तैरते हैं, पनडुब्बी भी इनको कह लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तैराक जो होते हैं वो मृत सागर क्या होता है, इसको यहाँ पर आप समझिएगा। डीड सी यानी कि मरा हुआ सागर। क्या कोई सागर मर सकता है, नहीं तो फिर क्या है, चलिए आपको बताते हैं। मृत सागर यानी कि मरा हुआ सागर का मतलब है इसमें क्या है, लवण सबसे ज्यादा होती है, यानी कि खारा, अधिक से अधिक खारा जल होता है। कैसा जल, खारा, बहुत ही ज्यादा खारा, उसी को बोलते हैं मृत सागर। आपने अब समझा होगा क्यों तैर सकते हैं, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है जो कि सागर को संगन बनाती है। इसीलिए तैराक यानी कि पनडुब्बी जो कि स्विमर्स होते हैं, तैरने वाले व्यक्ति होते हैं, वो इसमें तैर सकते हैं, ना कि ये डूब सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। नहीं वाला आपको बताना है। 3 इसमें सही होंगे, 1 इसमें गलत होगा। गलत वाले को आपको यहाँ से उठा लेना है, भाई आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आपको यहाँ पर समझाते हैं। मैदानी क्षेत्र में ओक्स वो लेक यानी कि चाप झील चिन्हित है, यानी कि पाई जाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र की मैदान की अगर बात करूं तो उसमें चाप झील पाई जाती हैं, सही हो जाएगा। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व जो है वो कहां पर अधिक पाया जाता है, वो नदियों के किनारे ही पाया जाता है। जहां जल होगा, जहां मिट्टी उपजाऊ होगी, वहीं जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, सही होगा। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, यानी कि घिरा हुआ है, ये भी सही है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती नहीं की जाती है। कर्तन दहन का मतलब होता है स्थानांतरणशील कृषि, जिसको जला दो 5 साल के बाद फिर उसमें कर लो, ऐसी कृषि को कहते कर्तन दहन। ये वहां पर नहीं की जाती है। ये आपकी कहां पर की जाती है? ये की जाती है अमेजन बेसिन में। कहां पर? अमेजन बेसिन में की जाती है, ना कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में की जाती है। इसीलिए यहाँ पर 4 वाला राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से लेकर 70 अक्षांश में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जानते हैं। कौन सी होगी? शंकुधारी वन होंगे। इनको टैगा के नाम से भी जानते हैं, जो कि 50 से लेकर 70 अक्षांशों में आपकी पाई जाती है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है। मैंने क्वेश्चन कई बार कराया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है। हिमनद के निक्षेपण को हिमोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमोड कहा जाता है। और समुद्र गुफा किसका है? ये निक्षेपण ये समुद्र का है। ठीक है, किसका है? ये आपके समुद्र का है। वहीं बात करूं लोयस किसका है? ये है पवन का। ठीक है, पवन का है, जो कि रेगिस्तान में बनता है। तटबंध किसका है? तटबंध है नदी का है, नदी के द्वारा बनाई गई आकृति है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर बोलता है कि महासागरीय धाराओं के विषय में, किसके बारे में? महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर सही है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। बिल्कुल सही यहाँ पर कहा गया है। लेब्राडोर एक गर्म जलधारा है। नहीं, ये कैसी है? ये एक आपकी ठंडी जलधारा है, ना कि गर्म है। जिस स्थान पर ठंडी धारा और गर्म मिलती है वहां पर क्या होता है? वहां पर विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य चित्र यानी कि मछली ज्यादा पाई जाती है। बिल्कुल सही है। ए और बी यहाँ पर सही होंगे। ए और बी आपके ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट उत्तर होगा इसका। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। सभी लोग जानते हैं कौन सा है? नाइट्रोजन है, जो कि 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद में ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? वो आपकी 21% पाई जाती है। इतना आप सभी लोग जानते होंगे, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन कहता है कि अभिकथन और कारण, यानी कि यहाँ पर आपको कारण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि ट्रेंड बन चुका है वर्तमान में। क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वो कैसा है? अभिकथन और कारण वाला वर्तमान में बन चुका है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। वो तरीका मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है? जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे, तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कथन है, कैसे ये कथन सही है या गलत है? चलिए इसकी जांच करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब ग्रीनविच का टाइम जो है वो भारत से टाइम कितना है? वो है 5.5 घंटा भारत का टाइम आगे है ग्रीनविच के। जब ग्रीनविच में 2 बजते हैं तब भारत में कितना बजेगा? 5.5 घंटा ज्यादा बजेगा, यानी कि 7:30 यहाँ पर आपका बजेगा। ठीक है, तो ए यहाँ पर बिल्कुल कथन सही दिया गया है। अब इसका कारण भी जान लेते हैं। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्वी में स्थित है। ये भी यहाँ पर सही कहा गया है। भारत जो है कितने में स्थित है? ये आपका 82.5 डिग्री में आपका स्थित है पूर्वी में। ठीक है, भारत का जो क्या है ग्रीनविच समय है वो इतना है।
अब यहाँ पर दोनों कथन सही है, सही व्याख्या भी है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर थर्ड वाला राइट होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर बोलता है कि क्या बोलता है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी नीति जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ के शासकों के लिए थी। क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है आपको यहां पर बताऊंगा। समुद्रगुप्त दक्षिणापथ के शासक के बारे में यहां पर पूछा गया है। उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। इस क्वेश्चन को तभी आप सोल्व कर सकते हैं जब आपने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर करे होंगे। चलिए कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको वहां पर बता दूंगा, ठीक है। तो जो हरिशेन था समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था। दरबारी कवि कौन था, जिसका नाम था हरिशेन। हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। 4 नीति थी, याद रखेंगे कितनी नीति थी, वो आपकी 4 नीति थी। 4 नीति कौन सी थी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। आर्यावर्त के उन 9 शासकों का जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उन राज्यों पर अपना साम्राज्य मिला लिया। आर्यावर्त पर उन्होंने क्या किया था, वहां के जो 9 साम्राज्य थे उनको उन्होंने हराया और अपने साम्राज्य में मिला लिया, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दक्षिणापथ की बात यहाँ पर की गई, किसकी, वहां पर क्वेश्चन में भी दक्षिणापथ ही पूछा गया है। शायद अब की बार थोड़ा आर्यावर्त से पूछ ले, ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं इनको यहाँ पर समझिएगा। आर्यावर्त के बाद में दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण भारत, आर्यावर्त का मतलब है उत्तर भारत के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। बस आपको यहाँ पर निष्कर्ष देखने को मिल गया। अगर मैं बात करूं दक्षिणापथ के जो शासक हैं उन्होंने क्या किया, समर्पण कर दिया। समर्पण कर दिया किसके सामने, समुद्रगुप्त के सामने। और समुद्रगुप्त ने क्या किया, उनको फिर छूट दे दी, जाओ शासन करो, ठीक है, अनुमति उनको पुनः दे दी क्योंकि उन्होंने समर्पण कर दिया। ये बात थी दक्षिणापथ की। अगर आर्यावर्त की वही बात करी जाए तो इन्होंने साम्राज्य में इनको मिला लिया था, ठीक। अगर बात मैं करूं तीसरे नंबर की, तीसरे नंबर में क्या था, असम था आपका, तटीय बंगाल था, नेपाल था, उत्तर पश्चिम के कई गढ़ थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन भी करते थे और दरबार में उपस्थित भी हुआ करते थे। अगली बात है कि अगली जो है उसमें क्या है, कुछ ने इनकी अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह भी समुद्रगुप्त के साथ किया, जो कि यहाँ पर ये वाली लाइन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। कुछ शासकों ने इनकी स्वाधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह किया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में पूछा गया दक्षिणापथ के शासक को इन्होंने हरा दिया था, यानी कि उन्होंने समर्पण कर दिया था दक्षिण के शासकों ने, और इन्होंने अनुमति पुनः उनको दे दी शासन करने की। इसलिए कौन सा सही होगा, सही आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 वाला। 4 वाला क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उन्होंने हार स्वीकार की व उन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दे दी। 4 वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। उपहार कौन लाते थे, ये असम के लोग लाते थे, दक्षिण मतलब कि बंगाल के लोग लाते थे। भाई अगर मैं बात करूं, पुत्रियों का विवाह उनसे किया, ठीक है। ये जो कुछ लोग ऐसे थे, कौन से लोग थे, जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार की, क्या स्वीकार की, अधीनता स्वीकार करने वालों से उन्होंने विवाह भी किया, ठीक है, और अपने साम्राज्य का अंग बनाया था। ये बात की गई है आर्यावर्त की। कहाँ की बात की गई है, आर्यावर्त, यानी कि उत्तर भारत के शासकों की बात करी गई। पूछा गया है दक्षिणापथ होगा आपका ऑप्शन 4। मैंने आपको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझा दिया, टेंशन मत लेना आप, ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बोलता है कि गैरीसन नगर से अभिप्राय क्या है। गैरीसन नगर क्या होता है, जहां पर क्या होता है, सैनिक लोग निवास करते हैं, ठीक है, किलेबंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं। गैरीसन नगर को छावनी भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। भाई आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर 2 राइट आंसर होगा। सेटलमेंट विद सोल्जर्स, ठीक है, जो सोल्जर्स होते हैं उनके रहने का जो निवास होता है वही आपका गैरीसन नगर होता है। जैसे मेरठ छावनी, अंबाला छावनी, आगरा छावनी, ये कुछ शहर हैं जिनको छावनी के नाम से भी बोला जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर बोलता है कि भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक फौजदारी अदालत थी, वह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता है। दोनों कथन यहाँ पर कैसे होंगे, दोनों यहाँ पर सही होंगे या यहाँ पर गलत होंगे।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में, कौन सी अदालत? दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर की पहचान कीजिए। यह एक फौजदारी अदालत थी। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। इसका उत्तर आपके क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर बोला क्या गया है, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत, कौन सी अदालत? दीवानी अदालत। यहाँ पर कहा गया कि यह फौजदारी अदालत थी, नहीं, कैसी थी? क्वेश्चन में ही कहा गया कि दीवानी अदालत थी, तो फौजदारी अदालत कैसे होगी? गलत होगा ना ए वाला। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, ये सही है। बी यहाँ पर केवल और केवल सही है, इसीलिए ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए इज फॉल, वी इज ट्रू। ए गलत, बी सही। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। सूफी संत के जो मकबरे होते हैं उनको कहा जाता है दरगाह। क्या कहा जाता है? दरगाह। जब किसी सूफी संत की मृत्यु हो जाती है, उसकी जो कब्र होती है, कब्र को ही दरगाह बोलते हैं, कब्र को ही दरगाह बोलते हैं। खानकाह किसको बोलते हैं? निवास स्थल को, जहां पर ये लोग निवास करते हैं सूफी संत, उसको बोलते हैं खानकाह। ठीक है। बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में रामानुज द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? रामानुज के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है आपके लिए, जिनको मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि कथन ए और बी पर बौद्ध महायान के संदर्भ पे विचार कीजिए, सही उत्तर की पहचान करिए। बौद्ध महायान की बात करी गई, किसकी? बौद्ध महायान की बात की गई है। बौद्ध धर्म इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतकों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई। किसमें दिखाई गई? मूर्तियों में दिखाई गई। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। यहाँ पर कैसे हैं ये? यहाँ पर आपके ये दोनों कथन यहाँ पर कैसे होंगे? चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर बात की गई है, बात किसकी की गई है, इसको आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा। यहाँ पर ए वाला गलत होगा, बी वाला यहाँ पर सही होगा। कैसे सही होगा? बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ए गलत, बी सही। अगर मैं बात करूं बौद्ध महायान की, इस परंपरा में बुद्ध की जो उपस्थिति है वो किसमें दर्शाई गई थी? वो मूर्तियों में दर्शाई गई थी। किसमें? मूर्तियों में दिखाई गई थी, यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कुछ संकेतकों का उपयोग करते हुए, कुछ संकेतकों का उपयोग करते हुए नहीं, बल्कि बिल्कुल ही 100% मूर्तियों में दिखाई गई थी। और इसके साथ यहाँ पर क्या हुआ था? बोधिसत्व में भी विश्वास समाहित हुआ था, क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों में हुआ? यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आपका होगा? सूरत, मद्रास और कोलकाता। फर्स्ट वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा सूरत, मद्रास और कोलकाता। क्वेश्चन आपके लिए यहीं तक थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।